हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का जीव विज्ञान अध्याय 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पौधों में लैंगिक जनन और आज पढ़ेंगे मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानवों में होता है या ह्यूमन्स में होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन लैंगिक जनन मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट, जिसको कहते हैं युग्मनज। और यह युग्मनज विकसित होकर एम्ब्रियो या भ्रूण बनाता है और ये भ्रूण विकसित होने के बाद नई संतान को जन्म देता है। मेल गैमीट यानी नर युग्मक मनुष्य में ये होते हैं शुक्राणु। फीमेल गैमीट मादा युग्मक ये होते हैं अंडाणु। और दोनों के मिलने से बनता है जाइगोट। जाइगोट विकसित होकर एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो नई संतान को जन्म देता है। मनुष्य हम बात करें तो गुणसूत्र होते हैं 46, जिसमें से मनुष्य में 2 टाइप का डिवीजन होता है, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका बनती हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जैसे यहाँ पर अगर 46 गुणसूत्र हैं तो इन दोनों कोशिकाओं में भी 46 गुणसूत्र होंगे। ये मनुष्य की कोशिकाओं में जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। जब नई संतान का जन्म होता है तो उसकी सेल्स डिवाइड होती रहती हैं और माइटोसिस डिवीजन चलता रहता है और एक कोशिका से 2 कोशिका बनती रहती हैं और शरीर का विकास होता रहता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाएं इसमें एक कोशिका से 4 कोशिका बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस तरह से जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है तो मेल गैमीट यहाँ पर 23 गुणसूत्र होते हैं और यहाँ पर भी 23 गुणसूत्र होते हैं। और जब ये फ्यूज होकर या मिलकर जाइगोट बनाता है तब इसमें हो जाते हैं 46 और ये संतान होती है मनुष्य की। इस प्रकार हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने से जाइगोट बनेगा। जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो के बाद नई संतान बनेगी। इसमें सबसे पहले 3 घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटना, उसके बाद निषेचन और निषेचन पश्च घटना। अर्थात निषेचन से पहले की जितनी घटना होती हैं उनको कहते हैं निषेचन पूर्व घटना। उसके बाद निषेचन होता है और निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना में होता है युग्मक जनन, अर्थात गैमेटोजेनेसिस। जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों। जब युग्मकों का निर्माण हो जाता है तो निषेचन होता है और निषेचन के बाद निषेचन पश्च घटना होती है, युग्मनज बनता है और युग्मनज से नई संतान का विकास होता है। इतनी घटनाएं मानव जनन में
होती हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस में या युग्मकों के निर्माण में दो क्रियाएं होंगी। युग्मकों का निर्माण में दो क्रियाएं होंगी, एक तो शुक्राणु बनेंगे और नंबर 2 बनेंगे अंडाणु। शुक्राणु को बनने की प्रक्रिया कहलाएगी शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस। और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया कहलाएगी अंडाणु जनन। oogenesis। इस प्रकार से ये दोनों क्रियाएं यहाँ पर होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में दो टाइप के जनन अंग होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक लैंगिक जनन, इनको कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, और सेकंड है द्वितीयक लैंगिक जनन या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राथमिक लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं, अंगों के अंतर्गत आते हैं वृषण या टेस्टिज, और द्वितीयक लैंगिक जनन के अंतर्गत आती हैं सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथि। ये भी दो टाइप में विभाजित हो गई। नंबर 1 सहायक नलिकाएं, इनमें आती हैं रीट, टेस्टिस, और सेकंड शुक्र वाहिका, और सेकंड है सहायक ग्रंथि। ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं? शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर की ग्रंथि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृषण। वृषण मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी होते हैं और ये शरीर से बाहर स्थित होते हैं। शरीर से बाहर इसलिए स्थित होते हैं क्योंकि इन्हें शुक्राणु बनाने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। मान लीजिए शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इन्हें शुक्राणु बनाने के लिए 34 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होगी। इससे ऊपर तापमान में ये निष्क्रिय हो जाते हैं। इससे ऊपर ऊंचे तापमान में ये निष्क्रिय हो जाएंगे। ये इस टाइप से दो जोड़ी वृषण मनुष्य में पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृषण मनुष्य में पाए जाते हैं और दो वृषण होते हैं जो शरीर के बाहर स्थित होते हैं। ये मनुष्य का एक वृषण है जो वृषण कोश में बंद रहता है। ये इसमें जो पॉइंट्स हैं ये लीडिंग सेल्स हैं, अंतराली कोशिकाएं, और ये लोब्यूल्स के अंदर बंद रहती हैं। ये शुक्रजनक नलिका है। शुक्रजनक नलिका 1 से 3 पाई जाती हैं। अगर इसकी बात करें तो शुक्रजनक नलिका में शुक्रजनक कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स बनती हैं। सर्टोली सेल्स को क्रॉस से दिखा दिया गया है और शुक्रजनक कोशिका को ऐसे गोल करके यहाँ दिखाया है। सर्टोली कोशिका जो शुक्रजनक कोशिका द्वारा, स्पर्मेटोगोनिया द्वारा जो मेल गैमीट बनते हैं, इनसे बनते हैं मेल गैमीट। मेल गैमीट बनते हैं तो सर्टोली कोशिका इनको पोषण प्रदान करती हैं। सर्टोली कोशिका का कार्य होता है पोषण प्रदान करना। वृषण में पाई जाने वाली लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स हार्मोन का स्रावन करती हैं जो नर हार्मोन की तरह कार्य करती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि शुक्राशय, और सेकंड है प्रोस्टेट, थर्ड है काउपर की ग्रंथियाँ। शुक्राशय ग्रंथि तरल पदार्थ का स्रावन करती है जो सीमन या मानव वीर्य का 60% भाग बनाता है। प्रोस्टेट और काउपर की ग्रंथियाँ एक क्षारीय पदार्थ या क्षारीय तरल स्रावित करती हैं जो मूत्र में पाई जाने वाली अम्लीयता को नष्ट करती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मादा जनन अंग। मादा जनन अंग 2 पार्ट में डिवाइड है, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग।
प्राथमिक लैंगिक अंग के अंतर्गत आता है अंडाशय, ओवरी, और द्वितीयक लैंगिक अंग के अंतर्गत आता है गर्भाशय, एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, एक जोड़ी अंडवाहिनी योनि या वेजाइना और एक जोड़ी दुग्ध ग्रंथियाँ। ये मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। इसमें ये अंडाशय है, ओवरी, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। ये निर्माण के बाद यहाँ होता हुआ और ओविडक्ट में पहुँचता है। ये यहाँ ओविडक्ट में आता है और शुक्राणु यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आता है और इससे फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन या निषेचन करता है। इसमें एक झालर या फिम्बरी होती है जिससे अंडा से चिपका रहता है। इस तरह से ये मादा जनन तंत्र होता है। आगे हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। युग्मक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है, चाहे वो नर युग्मक हों या मादा युग्मक हों, इनमें युग्मकों का निर्माण होगा। नर युग्मक को जैसे पहले ही बताया स्पर्म कहेंगे और मादा युग्मक को ओवम कहेंगे, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु। ये दोनों गैमेटोजेनेसिस क्रिया से बनते हैं। सबसे पहले होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया कहलाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म का निर्माण, शुक्राणु जनन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है शुक्राणु जनन या शुक्राणु के निर्माण की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहलाती है। जैसे ये कोशिका है, इसमें ये शुक्राणुजनक कोशिका है, समसूत्री विभाजन द्वारा ये डिवाइड हो गया, दो सेल बनाती है, एक और बनती है यहाँ पर, लेकिन हम केवल एक ही कोशिका में इसका डिवीजन दिखा रहे हैं। तो ये डिवाइड होकर दो सेल बना लेती है। फिर ये 2n वाली कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होगी। यहाँ होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर ये दो सेल बनाएगी, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर तो 46 ही होगी, लेकिन उसके बाद ये डिवाइड होकर जब ये वाली सेल भी दो कोशिका बना लेगी और ये वाली सेल भी दो कोशिका बना लेगी। यहाँ पर भी होगा अर्धसूत्री विभाजन और ये जो 4 सेल हैं इनमें होंगे सब में n गुणसूत्र, इन सब में होंगे n गुणसूत्र यानी 23 गुणसूत्र और ये कहलाते हैं शुक्राणु प्रशसु। ये बनाते हैं स्पर्म यानी शुक्राणु। तो इस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण क्रिया होती है। पहले एक कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिका बनाती हैं, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है और दो कोशिका बनती हैं। फिर अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में 4 कोशिकाएं बनती हैं और उनसे शुक्राणु का निर्माण होता है। ये एक शुक्राणु की संरचना है। शुक्राणु में ये सबसे ऊपर एक्रोसोम ये बना होता है गोल्जी बॉडी का, गोल्जी बॉडी, उसके बाद ये केंद्रक, ग्रीवा और ये बीच में इसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और ये पूंछ इसको सहायता करती है चलने में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि इसको चलने के लिए या अंडाणु तक पहुंचने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वो एनर्जी इसको माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होते हैं। तो ये हमारे एक शुक्राणु की संरचना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे
अंडजनन या oogenesis। oogenesis अर्थात अंडाणु का निर्माण। अर्थात अंडाणु का निर्माण या अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अंडाणु जनन। ये इस तरीके से एक ओवरी है, ओवरी में ये कोशिका है, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर ये प्राथमिक अंडक बना लेती है। उसके बाद इसके चारों ओर ये एक बॉल बनती है, ये कहलाता है प्राथमिक पुटक। नेक्स्ट में और दीवार बन जाती है, ये द्वितीयक पुटक हो गया। इसके बाद इसमें ये द्वितीयक अंडक बना देता है और भ्रूणीय पिंड। भ्रूणीय पिंड का इसमें कोई कार्य नहीं होता, ये बाद में नष्ट हो जाता है। इसके आगे ये एक परिपक्व पुटक बन जाता है। परिपक्व पुटक ही अंडाणु का निर्माण करता है। अंडाणु ये दीवार इसकी स्प्लिट हो जाती है और स्प्लिट होने के बाद ये बाहर आकर अंडवाहिनी में चला जाता है। ये अंडाणु ओवरी में बनने के बाद यहाँ से होता हुआ ये ओविडक्ट में पहुँचता है और इस स्पर्म यहाँ से होता हुआ शुक्राणु आगे यहाँ पर आने के बाद ये इससे फ्यूज होता है। इस क्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद इसका विकास होता है। निषेचन के बाद इसका विकास होगा और ये एक कोशिका से पहले 2 कोशिका बनेंगी, 2 से 4 कोशिका बनेंगी और 4 से 8 बनेंगी, 8 से बनेंगी 16 कोशिका, 16 से 32, 32 से 64, 64 जब बन जाएंगी तो 64 कोशिकाओं वाला जगह कहलाएगा ब्लास्टुला। और इसके बाद इसमें हो जाएंगी 128 कोशिकाएं। 128 कोशिका को कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। तो इस ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार तक पहुंचना, या दीवार पर चिपकना कहलाता है अंतरारोपण। ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार पर चिपकना कहलाएगा अंतरारोपण। तो इस प्रकार बच्चों इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक थे वो मैंने समझा दिए हैं और कुछ छोटे छोटे टॉपिक रह गए हो तो आप बुक से पढ़ लेना और यदि उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना। और इसकी जो एक्सरसाइज है या ये जो कार्य यहाँ कराया गया है ये भी PDF के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।